बिहार में फर्स्ट फेज के लिए पीएम मोदी का प्लान 72 एक्टिव। 1977 वाले आम चुनाव परिणाम के चक्कर में विपक्ष। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी सभा बिहार में कर ली। 72 घंटों के अंदर वे दूसरी बार बिहार आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने बिहार में 9 रैलियां की थी। 2024 में उनकी 16 सभाएं होनी है। 9 अप्रैल से होम मिनिस्टर अमित शाह का ही बिहार आने का सिलसिला शुरू होगा। इधर इंडिया अलायंस की पार्टियां अभी तक कैंडिडेट तय तक नहीं कर पाई। बता दें कि भाजपा को पिछले 2 लोकसभा चुनावों से लगातार कामयाबी मिल रही है, तो अगर इसकी वजह देखी जाए तो स्पष्ट है उसकी चुनावी तैयारियां। वैसे तो पूरे साल चलती रहती है ये तैयारियां, पर लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए खास अवसर होता है। भाजपा अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। विपक्ष जब तक संभले तब तक भाजपा काफी आगे बढ़ चुकी होती है। इस बार भी भाजपा ने वही किया। समय पर एनडीए के सभी दलों के साथ भाजपा ने भी अपनी सीटें बांट ली हैं। उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। उधर विपक्ष अभी उम्मीदवारों के चयन में ही उलझा है। भाजपा नेताओं के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के जमुई में अपनी पहली चुनावी सभा की। पीएम की ऐसी और 15 सभाएं बिहार में प्रस्तावित है। वे 4 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर होंगे। नवादा में 7 अप्रैल को नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। 15 या 16 अप्रैल को भी मोदी फिर बिहार आएंगे। वे भागलपुर, गया और में चुनावी सभा करेंगे। पीएम के नवादा दौरे के 2 दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 अप्रैल को बिहार पहुंचेंगे। वे औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बिहार में अमित शाह की 2 दर्जन से अधिक चुनावी सभाएं प्रस्तावित हैं। के लिए जहां चुनावी सभाएं योजना बनी हुई है, उनमें जमुई, नवादा, गया, भागलपुर, पटना साहिब, अररिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, दरभंगा, पाटलिपुत्र, सासाराम, वाल्मीकि नगर जैसे इलाके शामिल हैं। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं की सूची में औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, अररिया, उजियारपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, बेतिया, सिवान, सीतामढ़ी, सारण, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, उजियारपुर, सीतामढ़ी, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, पटना साहिब जैसे संसदीय क्षेत्र शामिल है। राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को भी बिहार आने की योजना है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प के बावजूद विपक्ष अभी तक अपने उम्मीदवारों का सभी जगहों पर ऐलान भी नहीं कर पाया है। अगर बिहार की बात करें तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में मिली अपने कोटे की 9 सीटों में अभी तक सिर्फ 3 कटिहार, किशनगंज और भागलपुर की सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। आरजेडी को इंडिया अलायंस में बिहार की 26 सीटें मिली हैं। इनमें कुछ उम्मीदवारों के नाम तो चुपके से आरजेडी ने घोषित कर दिए, पर बाकी पर अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है। आरजेडी के घोषित और प्रस्तावित उम्मीदवारों में सारण से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से लालू की ही बेटी मीसा भारती, वैशाली से अन्नू शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी, उजियारपुर से आलोक मेहता, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, गोपालगंज से सुरेंद्र राम, दरभंगा से ललित यादव, मधुबनी से अली अशरफ फातमी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा हाजीपुर से शिवचंद्र राम, बक्सर से सुधाकर सिंह, शिवहर से रामा सिंह, मुंगेर से अनीता देवी, बांका से जयप्रकाश नारायण, मोडिया से बीमा भारती और सुपौल से चंद्रहास चौपाल के नाम भी शामिल है। बाकी सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा यह तय नहीं हो पाया है। सीपीआई ने अभी अपनी एकमात्र आवंटित सीट बेगूसराय से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सबसे अधिक पेच कांग्रेस में 6 सीटों पर फंसा हुआ है कि किसे कहां से उम्मीदवार बनाया जाए। भाजपा सत्ता में है, उससे सत्ता बचाए रखने की जितनी चिंता है, उससे अधिक 400 पार के नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य हासिल करने की उसकी बेचैनी है। भाजपा रणनीति बनाकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, बिहार और दक्षिण के तमिलनाडु के बारे में विशेष तैयारी कर रखी है। इन जगहों पर उनकी धुआंधार रैलियां होनी है। बिहार में 16 तो महाराष्ट्र में 18 रैलियों की उनकी तैयारी है। दूसरी ओर विपक्षी दलों में कोई सुगबुगाहट ही नजर नहीं आती। बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव घर बैठे सोशल मीडिया पर ही खूब लड़ रहे हैं या यूं कहें कि खूब तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो कैंडिडेट तय करने में ही परेशान है। यूपी में समाजवादी पार्टी रोज रोज उम्मीदवार घोषित करने और बदलने में ही उलझी हुई है। बंगाल में विपक्षी दलों में तालमेल ही नहीं बन पाया। ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार उतार दिए। वे और उनकी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में भी जुट गए। पर 3 दशक से अधिक बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दल और कांग्रेस
अभी तक सभी सीटों पर कैंडिडेट की घोषित ही नहीं कर पाई। विपक्ष की सुस्ती की दो वजह हो सकती हैं। अव्वल तो एनडीए अलायंस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली। दूसरा कि कहीं विपक्ष 1977 जैसे परिणाम की उम्मीद पाल लिया हो। लोगों ने 1977 में सत्ता के खिलाफ दिल खोलकर मतदान किया था। 1977 की बात इसलिए उठती है कि इंदिरा गांधी की थोपी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता विपक्ष के साथ लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर तैयार थी। वह चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ही विपक्ष ने लड़ा। इस बार भी विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ही चुनाव मैदान में है। हालांकि इमरजेंसी जैसी त्रासदी कहीं दिखती नहीं जिससे लोग नाराज हुए हों। दिल्ली में एनडीए अलायंस की हाल ही में जो रैली हुई उसमें शामिल सभी दलों के नेताओं के भाषण का मूल स्वर यही था कि लोकतंत्र खतरे में है। शायद भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार दो मुख्यमंत्रियों हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को विपक्ष लोकतंत्र पर खतरे के रूप में देख रहा है, पर यह इमरजेंसी जैसी त्रासदी नहीं है। यह तो भ्रष्ट आचरण के आरोप में हुई दो या कुछ और राजनीतिज्ञों या उनके परिजनों की गिरफ्तारी तक ही सीमित है। इन गिरफ्तारियों के जितने विरोधी हैं उससे अधिक समर्थक भी भाजपा ने बना लिए हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, अपना राय अवश्य दें। साथ ही साथ अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें।